संदर्भ में भारत भारती का विवेचन कहां तक संगत प्रतीत होता है। इसका मतलब यह है कि परीक्षक इस बात को, जो एग्जामिनर है वो तय कर लिया है कि जो बात आप बताएंगे ये संगत ही है। अब आपको केवल संगत पर अपनी राय देनी है। अब अपनी राय जब आप देंगे तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आपको समग्रता पर ध्यान रखना होगा। अब समग्रता में अपनी राय का क्या मतलब है? अपनी राय का मतलब यह है कि रचना में जो बातें कही गई हैं उन बातों को स्पष्ट करके पॉइंट वाइज आपको बना करके आपको लिखना होता है। जैसे जब आप भारत भारती पढ़ते हैं तो भारत भारती पढ़ने के बाद हमको निष्कर्ष निकलता है कि इसमें राष्ट्रीय चेतना का जिक्र किया गया है। इसमें देखते हैं कि कुछ नैतिक मूल्यों का जिक्र किया गया है, कुछ सांस्कृतिक विरासत के विषय में कहा गया है और इसके साथ साथ इतिहास की भी जानकारी मिलती है। तो हम इन सारे पक्षों पर बात करते हुए हम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं और निष्कर्ष आप जब भी लिखेंगे तो प्रयास करिएगा कि निष्कर्ष सकारात्मक हो, वो नकारात्मक ना हो। क्यों? क्योंकि किसी ने लिखा है अगर कोई रचना और उस रचना का उपादेयता इतनी है, उसकी उपयोगिता इतनी है कि आपकी परीक्षा में प्रश्न बन करके आया है, तो जाहिर सी बात है कि उसका कुछ न कुछ महत्व इन रूप में होगा, या राष्ट्रीय होगा, सामाजिक होगा, नैतिक होगा, आर्थिक होगा, दृष्टि ऐतिहासिक दृष्टि होगा। तो कुछ ना कुछ उसकी अपनी एक मूल्य होगा, कोई ना कोई उसका अपना एक महत्व होगा। व्यक्तिगत महत्व बिना महत्व का तो वो होगा ही नहीं। तो ये बात आपको ध्यान रखना कि चर्चा के संदर्भ में हम विशेष तौर पर ये ध्यान रखेंगे कि उसके सारे पक्षों पर, जो वो रचना है उसके सारे पक्ष पर हम अपनी बात रख सकें। ये चर्चा या विवेचना के संदर्भ में है। लेकिन अगर यही टेल बदल गया, जैसे टेल बदल करके क्या आ गया, मान लीजिए अगर आपके सामने आता है अब टिप्पणी लिखने के लिए, अब यहां आपको सावधान रहना है, यहां उसके पूरे पक्ष पर बात नहीं करना है। जैसे सवाल परीक्षा में आया कि चलिए मिश्र बंधु विनोद पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है। अब टिप्पणी को कैसे हैंडल किया जाता है, वहां तो आपने मैंने बताया कि वहां पर जो बातें दी गई हैं उसके की पॉइंट वाइज आपने बना दिया कि वो किस किस पक्ष पर है। समग्रता का मतलब होलिस्टिक जिसको कहते हैं इंग्लिश में, मतलब हर क्षेत्र पर आपको प्रकाश डालना है। लेकिन अब यहाँ जब टिप्पणी की बात करनी है तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि ये जो मिश्र बंधु विनोद है ये एक इतिहास लेखन का परंपरा में एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा है। तो सबसे पहला, अगर इस प्रकार का कोई भी सवाल अगर टिप्पणी लिख करके आ गया तो सबसे पहले आप उसकी व्याख्या करेंगे, और व्याख्या में वो क्या है, क्या है बहुत महत्वपूर्ण है, क्या है वो ये बताना आपको बेहद आवश्यक है। पहले ये बताएंगे कि ये कब प्रकाशन हुआ, कितने भाग में प्रकाशन हुआ, किसने लिखा, कितने कवियों का इसमें लगभग समावेश किया गया है, ये बात हो गई। फिर उसमें दूसरी बात क्या करते हैं, मूल्यांकन। व्याख्या के साथ साथ मूल्यांकन जुड़ा होना बेहद आवश्यक है। अब मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है, मूल्यांकन में दोनों बातों का ध्यान रखेंगे। क्या? उसका पक्ष क्या है, माने पक्ष का मतलब उसमें अच्छी बातें क्या है, विपक्ष का मतलब ये है कि उसमें कुछ कमी क्या रह गई है। अगर ये दोनों बातों का भी ध्यान रखते हैं खास तौर पर, जैसे मान लीजिए आपने बताया कि इन्होंने लगभग 5000 कवियों को एक साथ संकलित करने का महत्वपूर्ण काम किया। इतिहास लेखन में इन्होंने जो है जो ग्रंथ अपना दिया, आगे के इतिहासकार को बड़ी मदद मिली, ये भी एक महत्वपूर्ण उसके पक्ष में है। फिर उसके बाद इसमें काल विभाजन की कमी मिलती है। क्यों? क्योंकि ये वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखी गई है, काल विभाजन की कमी है, या काल विभाजन अगर है तो स्पष्ट नहीं है, ये कमी हो गई। फिर आप निष्कर्ष जब निकालते हैं कि कुल मिलाकर के निष्कर्ष जब आप देंगे तो निष्कर्ष में आप ये लिखेंगे कि मूल रूप से कि ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ ठीक है, कुछ कमियों के बावजूद भी इसकी बड़ी उपादेयता है, इसकी बड़ी उपयोगिता है, और इसकी उपयोगिता ये है कि आगामी जो हिंदी साहित्य के इतिहासकार रहे हैं उन्हें अपने इतिहास लेखन में बड़ी सहायता मिलती है। तो जब टिप्पणी करते हैं तो टिप्पणी के इन सारे दृष्टिकोणों पर आपको ध्यान रखना बेहद आवश्यक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टिप्पणी के संदर्भ में हो गया। अब मान लीजिए इसका टेल बदल जाता है, तो अगर टेल बदल गया और टेल बदल करके इस तरीके से आया, अगर ये कहता है कि सिद्ध कीजिए, या तर्क दीजिए, या सिद्ध कीजिए, या प्रमाण कीजिए, या पुष्ट कीजिए, या दीजिए, अगर इन दोनों में से अगर ये जो शब्दावली है अगर इनमें से कोई भी शब्दावली आती है, अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक मैटर आपको पहले से प्रोवाइड किया जाएगा। अब उस मैटर को प्रोवाइड करना है। अब वो क्या कह रहे हैं, अगर उन्होंने कहा है कि इसके बारे में सकारात्मक बातें कहिए तो केवल सकारात्मक बात कहनी है, अगर केवल नकारात्मक बात कहने के लिए कह रहा है तो केवल नकारात्मक आपको बात करनी है। लेकिन सकारात्मक नकारात्मक में सकारात्मक का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए ये सवाल किया गया कि बिहारी के काव्य में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समास शक्ति का कितना सामंजस्य मिलता है, इसको प्रमाण सहित
उत्तर दीजिए। इसका मतलब वो पहले से तय कर दिए हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें अपनी तरफ से कोई राय नहीं देनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं करनी है। अब जो बात भी करनी है, अब उनके ग्रंथ से, उनकी रचना से, उनके काव्य वैशिष्ट से, उनके काव्य शिल्प से, वहां से आपको आंसर निकालना है। तो वो पहले से आपको बता रहे हैं, क्या बता रखा है उन्होंने कि बिहारी के काव्य में कल्पना की समाहार शक्ति। इसका मतलब कि वो कह रहे हैं कि इसमें कल्पना की समाहार शक्ति है। ये मैं मान रहा हूं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें एक निष्कर्ष पहले से दिया गया होता है। मेरी बात आप समझिएगा, इस प्रकार के सवालों में निष्कर्ष दिया रहता है। बस केवल आपको उस निष्कर्षों को अपने प्रमाण के आधार पर जो उस पुस्तक में मिलता है, उस प्रमाण को पंक्ति के साथ, दोहे के साथ, कोटेशन के साथ उसे स्पष्ट करना है। तो एक बात ये कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाज शक्ति का भी क्या मिलता है, कितना सामंजस्य मिलता है, प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। अब आपको केवल प्रमाण सहित उत्तर देना है। तो सबसे पहले आप बताएंगे समाहार शक्ति कैसे है। समाहार शक्ति का मतलब यह है कि कम शब्दों में अधिक बातों को व्यक्त करने की इनके अंदर अद्भुत क्षमता है। शब्दों का बहुत कम प्रयोग करते हैं और बात बहुत गहराई वाली करते हैं। फिर समाज शक्ति का मतलब यह है, समास का मतलब यह है कि छोटी छोटी बातों को लिख करके, माने बहुत कम शब्द का प्रयोग करके और उसमें बहुत गहराई दे देना। इसमें एक पंक्ति आती है, जैसे आप अब यहाँ कोट कर दीजिएगा, जैसे सत सैया के दोहरे जो नावक कह तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो इस तरीके से सामंजस्य पर कुछ टिप्पणी लिखेंगे, फिर उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस काव्य को पूरा करेंगे। तो इस सवाल में आपको क्या दिया गया कि आपको सिद्ध करना है, चीजें पहले से निष्कर्ष निकला हुआ है, उस निष्कर्ष को आपको पुष्ट करना है, सिद्ध करना है, प्रमाण प्रस्तुत करना है कि हाँ, ये जो बातें आप कह रहे हैं, ये बातें इन इन आधार पर प्रामाणिकता ठहरती है। इसमें इन बातों की वजह से आप जो कह रहे हैं वो बात सही है, ऐसी बातें आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक सवाल आया कि रीति काल में कविवर बिहारी की अपनी अलग पहचान है। अब वो कह रहे हैं कि उनकी अपनी अलग पहचान है, उसमें आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। सवाल क्या है, तर्कयुक्त उत्तर दीजिए। तो ये जब शब्द लगे होंगे तो इसका मतलब ये है कि सवाल में पहले से एक बात आपको बताई जाएगी और वो मान करके चले हैं, वो उनका निष्कर्ष है। अब उनके उस निष्कर्ष को अपने विवेक से ये ध्यान रखते हुए कि कौन कौन सा ऐसा उस पुस्तक से, उस रचना से, उस व्यक्तित्व से हम प्रमाण प्रस्तुत करें जिससे इनकी कही हुई बात सार्थक हो जाए। तो हमने बताया कि ये रीति मुक्त हैं, ये श्रृंगार रस के कवि हैं, इनकी रचनाओं में लोक ज्ञान और अनुभव कूट कूट करके भरा हुआ है और ये अद्वितीय शैली का प्रयोग करते हैं, जैसे गागर में सागर। तो अब एक सवाल और देख लीजिए, कहा गया है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, इस धारणा को सोदाहरण पुष्ट कीजिए। इसका मतलब यह है कि ये पहले से तय कर रहे हैं कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। अब आपको अपनी तरफ से कोई विशेष बातें उसमें जोड़नी नहीं है, तो आपको बताना है कि गागर में सागर एक मुहावरा, लोकोक्ति भी हो गई है। तो पहले तो उसका अर्थ बताइए कि गागर में सागर का मतलब क्या है। फिर आप क्या है, इस बात की पुष्टि के लिए एक उदाहरण दे दीजिए, फिर वही कोट कर दीजिए अगर वही वाला कि सत सैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। फिर इस बात को स्पष्टीकरण करते हुए एकाक दोहा और दे दीजिए, जैसे कहा गया बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहन से डैन कहे नट जाए। या इसको छोड़ करके मैं आपको बताऊं, कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करते हैं नैनो हुई सौ बात। अब जान लीजिए, एक ही दोहे में उन्होंने 8 क्रियाओं का प्रयोग कर दिया है। अब सोचिए कि एक वाक्य में 8 क्रियाओं को इस तरीके से प्रयोग कर देना, ये अपने आप में अल्टीमेट है। ऐसे ही केशवदास जी का रामचंद्रिका में भी एक कोटेशन आता है। तो जिसके भी संदर्भ में कहा जाएगा, अगर ये कहा जाता है कि तर्क दीजिए, सिद्ध कीजिए, प्रमाण कीजिए, पुष्ट करिए, इसका मतलब ये है कि जो बातें पहले से कही गई हैं, बस उसे अपने विवेक से इस बात को ध्यान रखना है कि उन ग्रंथों में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो इस बातों को प्रामाणिक रूप से सिद्ध करती हैं। तो इस तरीके से सवाल को हैंडल करना है। ये अगला टेल हो गया। फिर मान लीजिए अगर ये नहीं आया टेल, तो टेल में और क्या बन सकता है, जैसे निरीक्षण और परीक्षण। निरीक्षण और परीक्षण को एकदम सीधे सीधे अपनी परीक्षा से जोड़ दीजिएगा। जैसे जब आप हाई स्कूल इंटर का एग्जाम देते हैं, ठीक है, परीक्षा आपने दिया, तो परीक्षक जब कॉपी चेक कर रहा होता है तो उसमें किन किन बातों का वो ध्यान रखता है कि आपने क्या सही किया है, क्या गलत किया है। जो सही किया है उसको टिक कर देता है, जो गलत करता है किया है आपने उसे काट देता है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें जो भी बातें कही गई होंगी, जो भी प्रश्न दिया गया होगा, इसमें आपको यह देखना है कि इसमें सही क्या क्या बातें हैं ये,
और इसमें गलत क्या क्या है, ये दोनों विचार चूंकि परीक्षक के तौर पर आपको देख करके उसे मेंशन करना है। तो जैसे मान लीजिएगा कि अब जैसे निरीक्षण और परीक्षण करने की बात कर रहा है, तो ये समझ लीजिएगा कि आपके पास एक इंफॉर्मेशन पहले से दिया गया है। वो क्या है, सवाल देखिए। सवाल से, इसीलिए डायरेक्ट सवाल से हम समझा रहे हैं कि प्रयोगवाद कविता आज के काव्य जीवन का सत्य है, ये एक स्टेटमेंट वो दे देते हैं। अब वो कहते हैं कि कथ्य व शिल्प की दृष्टि से इस मान्यता का परीक्षण करिए। तो अब परीक्षण में ये बात ध्यान रखिएगा कि सही वाला हिस्सा क्या सही है और क्या गलत है, मतलब कितनी सकारात्मक बातें हैं, कितनी नकारात्मक बातें हैं, इन दोनों बातों पर आपको प्रस्तुत करना है। तो जैसे ये यथार्थवाद पर है, ये बात एकदम सही है। व्यक्तिवाद है, ये भी सही है। और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बात है, ये क्या कह रहे हैं, तथ्य व शिल्प की दृष्टि से मान्यता का परीक्षण करना है। फिर आपने बताया कि इसमें प्रतीक और बिंब का प्रयोग किया गया है, इसमें भाषा की सरलता और मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। ये सब बातें इसके सकारात्मक पक्ष पर जाते हैं। अब इसमें क्या और अपने हिसाब से कि इसमें जो है अत्यधिक व्यक्तिगत परकता पाई जाती है, इसका मतलब यह है कि इसमें इंडिविजुअलिटी ज्यादा हो गई है, इसमें सामाजिक सरोकार गायब कर दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि यह समाज को बहुत बड़ा संदेश नहीं देता। अब दूसरी बात क्या है, अतिबौद्धिकता। अतिबौद्धिकता का मतलब यह है कि जिसमें समाज की बातें छोड़ दीजिए, इसमें हर एक चीज को बड़ा टेक्निकल दिमाग से देखा जा रहा है, बुद्धि को सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ साबित कर दिया गया। तो परीक्षण और निरीक्षण का विशेष रूप से यह ध्यान रखना है कि हमको क्या सही क्या गलत, ये दोनों बातें देते हुए फिर अंत में आपको निष्कर्ष निकालना है। और निष्कर्ष में ये नया कथ्य व शिल्प और सीमाएं। तो जब निष्कर्ष आप निकालते हैं तो आप बताएंगे कि इसमें क्या क्या विशेष बातें हुई, बावजूद इनके भले ही कमियां रही हों, कमियों के बावजूद भी जब आप निष्कर्ष निकालेंगे तो निष्कर्ष भी दो तरीके से निकलता है, या तो पूरा पूरा सकारात्मक ढंग से निकालिए, या फिर अगर पूरा पूरा सकारात्मक ढंग से नहीं निकालते हैं तो कम से कम 80% सकारात्मक हो और 20% नकारात्मक। और नकारात्मक का भाव भी सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि वो हावी ना हो, चुभे न, कि जबरदस्ती ये कमियों को निकालने के लिए ही जो है इसने ये बात अपनी रखी है। तो इस बात पर भी आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यदि क्वेश्चन में ये टैग लग करके आता है निरीक्षण या परीक्षण, तो निरीक्षण और परीक्षण को देखने का नजरिया भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं और क्या टैग लगाया जा सकता है। यदि आपसे पूछा जाए मूल्यांकन कीजिए, मूल्यांकन की सबसे बड़ी बात यह होती है, मूल्यांकन का क्या मतलब है, मूल्यांकन का मतलब यह है कि इसमें क्या क्या अच्छाई है और क्या क्या बुराई है, और इन अच्छाइयों और इन बुराइयों को मद्देनजर रखते हुए इसका मतलब कि कितना कहां तक ये सार्थक हो पा रहा है। और सरल ढंग से देखिए, मान लीजिए आप कोई वस्तु खरीदते हैं, आपने कोई वस्तु खरीदा और खरीदने के बाद आप चाहते हैं कि अब उस वस्तु को बेचें। मान लीजिए आपने 20 रुपए की कोई एक मोबाइल खरीदी, या 200 400 500 रुपए की कोई एक मोबाइल खरीदी, सपोज दैट करिए। तो अगर अब ये टेक्निकल दिमाग मत लगाइए कि 20-25 रुपए की सर मोबाइल कहां से आएगी। मान लीजिए कोई पुस्तक आपने खरीदी 20 रुपए में, 20 रुपए में आपने किताब खरीदी और आप उसको दोबारा बेचना चाह रहे हैं। तो जब आप दोबारा बेचेंगे तो अगला व्यक्ति लेने से पहले उसका क्या करता है, मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन वो क्या करेगा, मूल्यांकन वो इस तरीके से करता है कि आपने 20 रुपए की खरीदी, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ते गए तो ये इसके कवर पेज थोड़े पुराने हो गए और आपने ऑलरेडी खरीद लिया है। सबसे बड़ी बात ये है, हो सकता है कुछ पेज फोल्ड हो गए हों, मुड़ गए हों, तो आप निष्कर्ष निकालते हैं कि ठीक है 20 रुपए का आपने खरीदा था, अब अगर मैं अपनी दृष्टि से इसे खरीदना चाहूंगा या मैं अपने लिए खरीदना चाहूंगा तो मैं इसका मूल्य 8 रुपए 10 रुपए ही दे पाऊंगा। तो ये चीज मूल्यांकन हो गया। तो मूल्यांकन में क्या है कि इसमें जैसे कहा गया है कि छायावाद की, अब सवाल देखिए, छायावाद की प्रमुख विशेषताओं के आधार पर कामायनी का मूल्यांकन करना है। तो कामायनी का मूल्यांकन में सबसे पहले उसके पक्ष पर बात करेंगे, क्या क्या उसके महत्वपूर्ण केंद्र है। महत्वपूर्ण बिंदु में जैसे इसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, ये बात बिल्कुल ठीक है। नारी की गरिमा को मेंटेन किया गया है, रहस्यवाद और दार्शनिकता है, अभिव्यंजनावाद की सूक्ष्मता है, मानवतावादी संदेश है। ये इसके पक्ष के क्षेत्र में हो गए। मूल्यांकन करते समय यह ध्यान रखना है कि मूल्यांकन केवल एक तरफा न हो। केवल अगर पक्ष पर ही बात करते गए, सकारात्मक पहलू पर बात करेंगे तो उसका मूल्यांकन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। मूल्यांकन में दोनों हिस्सों को देखना बेहद आवश्यक होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसमें अब आपने देखा, जब आप कामायनी पढ़ते हैं तो बहुत सारी पंक्तियां उसमें बहुत गंभीर बात लेकर के चलती हैं। इसका मतलब यह है कि दार्शनिकता का जो स्तर है वो थोड़ा सा जटिल हो गया है, ये इसमें नकारात्मक भाव आ गया। अब यहां पर आप कोई कोट करेंगे, कोई पंक्ति लिख दिया आपने, तो जो बात आप कह रहे हैं कि दार्शनिकता थोड़ी जटिल हो गई है, तो आपके उस बात को ये पुष्टि प्रदान करता है, वो और सशक्त हो जाता है। फिर कथानक में शिथिलता आ गई है, पात्रों के विकास में कमी है
अस्पष्टता है, इन सारी चीजों को देते हुए तब आप एक निष्कर्ष निकालें कि कुल मिलाकर के कामायनी का मूल्यांकन करने पर यही समझ में आता है कि ये अपने समय की एक महान रचना रही है। हाँ, कुछ कमियों के साथ साथ अगर हम कहें तो इसकी बड़ी भूमिका है हमारे काव्य को, काव्य के लिए एक अच्छी देन है। तो इस तरीके से कह करके अपनी बात को समाप्त करेंगे। तो मूल्यांकन वाले में ये बात आपको ध्यान रखना है, उसके पक्ष और विपक्ष पर दोनों पर ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण है। अब मान लीजिए टेल क्वेश्चन अगर बदल जाता है, अगर टेल क्वेश्चन लग करके आए कि आलोचना करिए या समालोचना करिए या समीक्षा करिए, ये सारी बातें सब एकदम एक क्रम में है, लगभग एक ही है। लेकिन स्पेशली पहले आलोचना तो बहुत ज्यादा होता था। अब अगर कभी आलोचना करने की बात आती है कि वह व्यक्ति आपकी आलोचना कर रहा था, तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि उसने कुछ न कुछ मेरी बुराई की होगी। अब इस शब्द का जो है बड़ा संकीर्ण मतलब हो गया। आप जानते हैं कि शब्दों में एक प्रकार का गुण पाया जाता है। शब्द समय के साथ साथ या तो संकीर्ण हो जाता है या विस्तीर्ण हो जाता है। शब्द जो है वो समय के साथ साथ उसमें या तो विस्तार हो जाएगा या उसमें अर्थ संकुचन हो जाता है। जैसे मैं आपको एक शब्द लेकर के बताऊं, एक शब्द है मृगराय, आपने सुना होगा खूब अच्छे से। मृगराय जो है वो शेर को कहा जाता है, शेर का पर्यायवाची है। अब आप सोचेंगे कि शेर के पर्यायवाची में मृग और राय का क्या मतलब रहा? हा? अब मृगराय शेर को क्यों कहा जाता है? तो यहां सोचेंगे कि मृग माने तो हिरन होता है और राय का मतलब राजा होता है। तो इस तरीके से अगर हम शाब्दिक अर्थ निकाल के देखें तो क्या केवल वो हिरन का राजा है? नहीं, मृगराय शब्द शेर के लिए है और शेर को सभी जानवरों के संदर्भ में जंगल का राजा कहा जाता है, वो व्यक्तिगत की बात नहीं है। अब सवाल यह है कि जिस समय इस शब्द का निर्माण किया गया, उस समय जो मृग शब्द था, मृग शब्द का अर्थ हुआ करता था जानवर और राय का अर्थ होता था राजा। इस आधार पर उसका नाम जो है शेर को मृगराय कहा जाता था। अब सवाल यह है, बाद में कालांतर में समय बढ़ता गया, अब वहां मृग का अर्थ केवल हिरन के संदर्भ में हो गया। ठीक है, तो यही शब्द में या तो विस्तार होता है या तो संकुचन होता है। वैसे ही आलोचना शब्द पहले जो है इसमें गुण और दोष बराबर रूप से तुलनात्मक ढंग से किया जाता था कि इसमें गुण के बारे में बात की जाती थी, दोष के बारे में भी बात किया जाता था, पर ऐसा नहीं है। अब मूल बात यह है, सवाल पर आते हैं कि अब इसको कैसे हैंडल करना है। तो यदि समालोचना या आलोचना या समीक्षा करने की बात किया जाए अगर आपके सामने, तो आप प्रयास करिए कि उसमें गुण जो है कम से कम 70% गुण और कम से कम 30% दोष के साथ अगर आप अपनी बात परीक्षक के सामने प्रस्तुत करते हैं तो वो आपका आंसर राइटिंग बहुत ही कमाल का होगा। जैसे मान लीजिए सवाल है, असाध्य वीणा की समीक्षा कीजिए। अब असाध्य वीणा की अगर हम समीक्षा कर रहे हैं तो हमको यह ध्यान रखना है कि समीक्षा करने में, समालोचना करने में या आलोचना करने में हमें इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो गुण में क्या आपने बताया, प्रतीकात्मकता है, दार्शनिक गहराई भी है, मौलिक शिल्प है, अनुभव की व्यापकता है, भाषा है। ये हेडिंग्स आपने बनाया और इन हेडिंग्स के अंतर्गत आप दो दो लाइन लिखते जाइए। अगर आप दो दो लाइन लिखेंगे तो सीधे सीधे आपकी जो भाव है, जो बात आप कहना चाह रहे हैं, पहली बात तो वो पुष्ट होगा। फिर आपने बताया कि इसमें जटिलता है, अधिक आध्यात्मिकता है, व्यक्तिपरकता है और व्यक्तिपरकता कुछ इस तरीके से है कि वो बहुत दुरूह, बहुत कठिन हो गया है। तो यहां एक चीज आपको समझने को मिला कि हमको गुण और दोष दोनों को एक नजरिए में मिला करके बनाना है। अब ऐसा ना हो कि केवल गुण ही गुण बताएं, तो फिर इसका मतलब यह है कि आपने समालोचना सही ढंग से नहीं किया, समीक्षा सही ढंग से नहीं किया। समीक्षा जब भी किया जाता है तो यह किया जाता है कि आपके द्वारा कितना अच्छा कार्य किया गया, कितना बुरा कार्य किया गया। ये दोनों पक्ष उसमें क्या होने चाहिए, समाहित होनी चाहिए। ये थोड़े थोड़े मामले में अगर देखें तो इसके बहुत करीब हैं, जो अभी हम लोगों ने बात किया था मूल्यांकन के। लेकिन ये दोनों बातें थोड़ा सा अलग स्तर पर हैं कि गुण का जो परसेंटेज होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन अगर व्यक्तिगत आलोचना की बात करें तो आलोचना के रेशियो में ये कम हो जाता है। तब आलोचना आप समझ लीजिए 40% आलोचना में चला जाता है और 70% जो है उसके गुण दोष में है। इसीलिए आप